ये कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इतने सालों के इंतजार के बाद पुरोहित कृष्ण प्रसाद जी के घर में लड़के ने जन्म तो लिया, पर इससे पहले कि गीता देवी अपने बच्चे का चेहरा तक ना देख पाती, उनकी नन्ही जान दुनिया छोड़ चुकी थी। इसी गम में गीता देवी तो जैसे जीना ही भूल गई। ना खाने पीने का होश ना ठिकाना, बस जिंदा लाश बन चुकी थी। कृष्ण प्रसाद जी अपनी पत्नी की हालत देखकर बस दुखी हो सकते थे, लेकिन कहते हैं ना भगवान के घर में देर है अंधेरे नहीं। एक दिन जब पुरोहित जी दूसरे गांव से पूजा करवाकर लौट रहे थे, तब रात के उस घने अंधेरे में उन्हें बच्चे की रोने की आवाज आई। जब उन्होंने पास जाके देखा तो वहां एक छोटी सी बच्ची एक पालने में रोती मिली। ऐसे जंगल में बच्ची को देख के उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि अनजान बच्ची को यहाँ ऐसे सुनसान रास्ते पे कौन न जाने छोड़ गया है, लेकिन उन्हें उस मासूम सी जान पर दया आ गई। और फिर गीता देवी की हालत को देखते हुए भी उन्हें यही सही लगा कि इसे घर ले जाया जाए। पुरोहित जी ने इस बच्ची को भगवान का आशीर्वाद समझकर अपने साथ घर ले आए। आकर पुरोहित जी ने गीता देवी को खुशी से आवाज लगाया, अजी सुनती हो, भाग्यवान कहाँ हो? गीता देवी बोली, अरे क्या हो गया, कौन सा कुबेर का खजाना लेकर आए हो जो इतने खुश लग रहे? अरे भाग्यवान, खजाना कह लो या कोहिनूर को चाहो कहो, पर मेरे लिए तो भगवान का प्रसाद है ये। गीता देवी आश्चर्य में बोली, ऐसा भी क्या है? रसोई में काम कर रही गीता देवी कहते हुए दरवाजे की तरफ निकली। वहां कृष्ण प्रसाद जी के हाथों में एक नन्ही सी बच्ची को देखकर उनको तो यकीन ही नहीं हुआ। वो आश्चर्यचकित होकर बोली, अजी मैं जानती हूँ कि हम बच्चे के लिए तरस रहे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आपकी वह बच्ची ले आए। कौन है, कहाँ से आई, कुछ पता भी है आपको? अरे गीता देवी जी शांत हो जाए, ये भगवान का आशीर्वाद है, रास्ते में मिली मुझे और पता किया मैंने, किसी को नहीं पता कि ये कहाँ से आई है। अरे मैं भी तो वही कह रही कि किस जाति की हर धर्म क्या है, कुछ पता है आपको? पुरोहित जी अब थोड़े गुस्से वाले भाव में बोले, देखे अब आप हट ना करे, हमने कह दिया ना, आज से ये हमारी बेटी होगी, हमारी नित्या होगी ये। गीता देवी भी आखिर थी तो औरत ही, उन्हें भी ममता आ गई, और ऐसे हमारी नित्या को एक माँ और पिता मिल गए। पर गीता देवी के मन में थोड़ा संकोच था अभी भी, लेकिन अपने पति की बात और उस मासूम सी जान को देखकर वो कुछ कह ना पाती। ऐसे ही कुछ दिन बीते, उस छोटी सी बच्ची का रूप देखकर कितने मोहित हो जाते तो कितने जल भुन के राख हो जाते। आखिर होते भी क्यों ना, सीतापुर गांव में इतना सुंदर था भी कौन? वो छोटा सा चेहरा, वो प्यारी सी मुस्कान, भूरी सी आंखें झील की तरह गहरी, उसे देख के गीता देवी भी बहुत खुश हो जाती। पर कहते हैं किस्मत जिसे, वो इतनी जल्दी कैसे बदल जाएगी। जब गीता देवी उसे अपनी बच्ची की तरह प्यार करने लगी तो उनकी किसी बीमारी के कारण अचानक मौत हो गई। कृष्ण प्रसाद अपनी हालत और अपनी बच्ची दोनों को संभालने की पूरी कोशिश की, पर घर और मंदिर दोनों को कैसे संभालते। अंत में उन्होंने दूसरी शादी करने के बारे में सोचा। जहां भी वो रिश्ता लेकर गए उन्होंने बता दिया कि वो ये शादी सिर्फ अपनी बच्ची के लिए कर रहे हैं। एक बगल के गांव में निशा नाम की लड़की से उनकी शादी हो गई। निशा ने तो पुजारी जी के धन और गांव की पुरोहिताइन की कुर्सी के लिए शादी किया था। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। निशा नित्या की देखभाल तो करती, पर मन मारकर। जब नित्या 4 साल की हो गई तो निशा ने अपने भाई की बेटी रुचिका को घर में ले आई। अब पुरोहित जी ने विरोध करना तो चाहा, पर निशा ने ये कहकर चुप करवा दिया कि नित्या को भी बहन की जरूरत है, और मेरे भाई कैसे 4 बेटियों को पालेंगे, हम जब सक्षम है तो हम ही रख लेते ना। ऐसे नित्या और रुचिका दोनों पुरोहित परिवार में रहने लगी, लेकिन निशा जी ने दोनों बच्ची में अंतर करना शुरू कर दिया। नित्या को तो यही बताया गया था कि निशा जी ही उसकी असली माँ है। उसे ये वह पता ना था कि उसे गोद लिया गया है, इसीलिए उसे जो कहा जाता करने के लिए बिना कुछ सवाल किए मान लेती। निशा जी और रुचिका दोनों उसके रूप और कृष्ण प्रसाद से मिलने वाले प्यार को देखकर बहुत जलती थी। कृष्ण प्रसाद जी ने नित्या और रुचिका दोनों को ही पूजा पाठ, धर्म ग्रंथ और स्कूल की पढ़ाई करवाए। पर नित्या बहुत होशियार थी पढ़ने में, वही रुचिका को लड़कियों वाले शौक थे। जब नित्या 12 की हुई तब उसने मोहन को, जो कि उसे गांव का था, उसको रुचिका को गोद में बैठाए हुए देखा। भोली भाली नित्या मोहन के सामने जाकर उसे डांटने लगी और बोली कि मेरी रुचि को क्यों परेशान कर रहे आप, और रुचिका को लेकर घर आके माँ को सब बताया।
निशा मोहन का नाम सुनकर जैसे वही जम गई। फिर हिम्मत करके उसने नित्या को समझाया कि पिताजी को कुछ मत कहना बेटा, मैं इसको समझा दूंगी। नित्या अपनी शिक्षा में मग्न रहती थी कि अपने पिताजी से बात कर भी ना पाती थी। इसको ये भी कह सकते कि निशा करने नहीं देती थी। एक दिन नित्या को कृष्ण प्रसाद जी ने बुलाया और पूछा कि बेटी, अपने बाबा के लिए भी समय निकला कीजिए, आपके बाबा कितने दिन तक आपको देख नहीं पाते। फिर नित्या रोज बाबा के साथ मंदिर जाने लगी। उनकी बढ़ती नजदीकियों को देखकर रुचिका को भी बाबा के साथ भेजने लगी निशा जी। ऐसा चल ही रहा था कि कुछ दिनों के बाद नित्या जब रात में उठी को किसी की आवाज सुन के बाहर गई, जाते जो उसने देखा उसके होश उड़ गए। वो समझती कि क्या करूं कि उसके घर में आग लग लगी। तो क्या देखा नित्या ने और ये आग कैसे लगी, देखते हैं हमारे अगले भाग में। चैप्टर 2 तुम गंदा खून हो। नित्या की मां निशा के साजिश के बाद भी नित्या अपने बाबा के करीब आ रही थी, लेकिन उसकी मां ने रुचिका को भी बाबा के पास भेजने लगी। एक्टिंग तो रुचिका को अपनी मां या कह सकते बुआ से सौगात में मिला था। कृष्ण प्रसाद जी दोनों बच्ची को गंगा किनारे लेकर गए। वो उन्हें गंगा और अपने धर्म के बारे में शिक्षा देना चाहते थे। उन्होंने कहा, बेटी तुम दोनों को पता है कि गंगा को पाप नशिनी क्यों कहते हैं? उन दोनों ने कहा, नहीं बाबा। पुकारते हुए प्यार से कृष्ण प्रसाद जी ने कहा कि आज से वो खुद रोज उन्हें धर्म की शिक्षा देंगे। ऐसा कहकर वो उन दोनों को भागीरथी की गंगा को धरा पर लाने की कहानी बताने लगे कि किस तरह तपस्या करके उन्होंने वरदान में देवी गंगा को धरती पर बुलाया। जहां नित्या इस कहानी को सुनकर बहुत एक्साइटेड थी, वही की बैठे बैठे जम्भाई ले रही थी। हाँ, वो रुचिका थी। ऐसे ही बहुत दिन हो गए। रुचिका और नित्या का 17 बर्थडे आ गया। आज निशा जी बहुत खुश थी। उन्होंने अपनी प्यारी रुचि को बहुत सुंदर गाउन पहनाकर रेडी किया और जानबूझकर नित्या को पुराने कपड़े दिए जिससे उसका मजाक बन सके। इतना करने के बाद भी रुचिका को अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसने धोखे से नित्या को पिछले कमरे में बंद कर दिया। पुरोहित जी ने अपनी दोनों बच्ची का बर्थडे एक ही दिन मनाने का सोचा था। जिस दिन नित्या घर लाई गई थी, इस बात से भी रुचिका को गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, माँ सब कुछ इस नित्या की बच्ची को ही क्यों मिलता है माँ? निशा जी, बेटी बस कुछ दिन और एक बार नित्या 18 की हो जाए, फिर सारी खुशी सिर्फ तुम्हारी होगी मेरी बच्ची। रुचिका, ये क्या कह रही हो माँ तुम? ये सब कुछ सिर्फ मेरा होगा कैसे माँ? रुचिका एक्साइटेड होके बोली। निशा जी, 1 साल का इंतजार कर लो बस। और शू, दीवारों के भी कान होते हैं, पार्टी में चलो अब। वही नित्या सोच रही थी, पता नहीं कौन गलती से दरवाजा बंद करके चला गया है। माँ और बाबा चिंता कर रहे होंगे। उसने बहुत कोशिश की निकलने की, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। अंत में थककर उसने एक स्टूल देखकर उस पे चढ़ के वेंटिलेटर से आवाज लगाने की सोची। स्टूल लेकर जब वो ऊपर चढ़ गई तो उसने अपनी माँ यानी निशा जी की आवाज सुनी, जो कि घर के पीछे के आंगन से आ रही थी। ध्यान से देखने पर उसे निशा जी और मोहन बात करते दिखाई दिए। निशा जी, मोहन मेरे प्यारे मोहन, जब इतना इंतजार किया तो 1 वर्ष और कर लो ना, ये आखिरी बार बोल रही मैं तुम्हें। मोहन, आखिर कब तक निशा, कब तक मैं ये सब बर्दाश्त करूं? मैं जानता हूं मेरी जान, ये सब तुम हमारे लिए ही तो कर रही, पर मेरी हालत समझो। मेरी निशा और मेरी खुद की बच्ची रुचिका दोनों मेरे साथ नहीं रह सकते। मेरी बेटी मुझे अपना बाप नहीं कह सकती। निशा जी, मैं समझती हूँ, पर मैं भी इतनी मजबूर हूँ कि अपनी खुद की बेटी को भांजी कहना मुझे कौन सा अच्छा लगता है मेरी जान। उस बूढ़े पंडित की पत्नी बनना कौन चाहता है आखिर, और उसकी उस बेटी की देखभाल कौन करना चाहता? पता नहीं मेरी सौतन खुद मर गई और छोड़ गई मेरे सिर पर ये नित्या नाम की बोझ। मोहन, सब जानता हूँ मेरी जान, इस बूढ़े के पास इतने पैसे ना होते और तुम्हारे और रुचिका के लाइफ की बात ना होती ना, तो मैं वह बर्दाश्त ना करता। इतना कहकर मोहन ने निशा जी को गले लगाकर फिर वहां से चला गया। यहाँ कमरे में नित्या को तो जैसे बिजली का झटका लग गया। उसकी माँ, जिसे वो आज तक माँ मानती आई, वो उसकी माँ नहीं है, और तो और वो औरत उसके बाबा को धोखा दे रही है। अब उसे समझ आया कि रुचिका क्यों मोहन के गोद में थी और क्यों उसकी माँ रुचिका को ज्यादा प्यार करके बोलती कि वो पराई है। तू तो मेरी अपनी बच्ची हो ना, माँ का प्यार दिखाना जरूरी ना है बेटा। माँ तुम्हें बहुत प्यार करती है, सबसे ज्यादा। वो सब झूठ था, ये सोच के ही उसके दिल में टिस सी उठी। और तो और निशा की बात मानकर उसने अपने बाबा को मोहन के गोद में रुचिका के बैठने की बात ना बताकर कितनी बड़ी गलती कर दी। ये सोच के वो अपने बाबा के पास जाने को हुई उन्हें सब सच बताने।
पर हमारी नित्या तो लेडी भोलेनाथ है ना। उसने सोचा पहले रुचिका को उसकी माँ का सच बता देती। ये सोच के नित्या कमरे से बाहर उसी वेंटिलेटर से कूद जाती है और रुचिका को ढूंढने लगती है। भाग्य से या कहे तो दुर्भाग्य से रुचिका उसे मिल जाती है आंगन में ही। उसकी ड्रेस देखकर एक बार ये सोचती है कि कितनी गलत हो तुम माँ, पर फिर अपना मिशन याद आते ही वो उसे रोककर सब कुछ बता देती है। रुचिका, नित्या तुम टेंशन मत लो, माँ का सच हम बाबा को बताएंगे। ये जानकर नित्या तो थोड़ा सा सुकून आता है, पर रुचिका उसे कहती है कि माँ अभी बाबा के साथ है, तुम वेट करो, यही मैं मौका देख के तुम्हें बुला लूंगी। नित्या, ठीक है बहन, मैं इंतजार करती हूँ। रुचिका अपनी माँ के पास जाके सब कुछ बता कर कहती है कि अभी के लिए मैंने संभाल लिया है, पर आप कुछ करें माँ। निशा जी, तुम चिंता मत करो, मेरी बच्ची निशा नाम है मेरा, ऐसे ही इतने दिनों तक मैंने इस घर पर अपना हुक्म ना चलाया है। वो नित्या की बच्ची क्या है मेरे सामने, अब देखो क्या करती है तुम्हारी माँ। जब बहुत देर होने के बाद भी रुचिका वापस नहीं आती तो नित्या को उसकी टेंशन होने लगाती है और वो पार्टी हॉल की तरफ जाने लगती है। वहां पहुंच के वो देखती है कि खुशी खुशी रुचिका अपना केक कट कर रही है। उसके बाबा और निशा जी दोनों उसके साथ थे। ये देख के नित्या के होश उड़ गए। नित्या ने जाके कहा, बाबा वो मुझे माँ के बारे में कुछ कहना है। इतना कहते देर ना हुई थी कि एक आवाज आई, चटाक चटाक। ये क्या हुआ? नित्या ने सिर उठाकर देखा तो उसके अपने बाबा ने कहा, अब क्यों आई हो, अपनी माँ को तो मार ही दिया, तुमने सही कहा था गीता देवी जी ने कि किसी का गंदा खून होगी, अनजान बच्ची को घर मत लाओ। कृष्ण प्रसाद जी बहुत गुस्से में लग रहे थे। उन्होंने कहा, इससे भी तुम्हें संतोष ना आया तो तुमने अब जो किया है मैं कभी माफ नहीं करूंगा तुम्हें। नित्या की आखिरी उम्मीद उसकी बहन की तरफ जब उसने देखा तो उसकी मुस्कान देखते ही उसे कुछ कुछ समझ आ गया था। उसके बाबा ने उसे घर से निकल जाने को कहा। आखिर क्या चाल चली थी निशा ने और उसके बाबा उसे क्यों घर से जाने के लिए बोल रहे थे? अब कहाँ जाएगी नित्या? देखते हैं हमारे अगले भाग में, चैप्टर 3 वियर्डो एंड फाइको के बीच। नित्या के निशा जी के बारे में कुछ बताने से पहले ही जब उसके बाबा उसको थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं कि तुम ही हो गीता देवी के मौत की वजह और इसे भी तुम्हें शांति ना मिली तो अब तुमने हमें कहीं का ना छोड़ा। इतना सुनकर मानो नित्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। निशा जी बोलती हैं, अजी बच्ची तो आखिर हमारी ही है ना, ऐसे कौन हाथ उठाता है जवान बेटी पर? अरे तुम अब मुझे मत रोको, आज तक तुम्हारे कहने पर ही इसे दूसरा मौका देते गया पर अब नहीं। पुरोहित जी बोले, नित्या आपने गर्भवती होके हमारा मुंह काला कर दिया और तो और आप खुद वैद्य जी के पास जाकर गर्भपात भी करवा लिया। ये सुनते ही नित्या मानो सांस लेना भूल गई। पुरोहित जी ने जैसे आज सोच लिया था कि आज वो अपने मन की सारी बात कह के ही रहेंगे। उन्होंने आगे कहा, गीता देवी ने कहा था कि तुम नीच कुल की हो, गंदा खून हो। अरे मैं अंधा ही देख ना पाया कि कोई क्यों अपनी बच्ची को जंगल में छोड़ेगा और ले आया तुम्हें। मैंने तो भगवान का आशीर्वाद समझा था तुझे, पर कुछ ही दिनों में तू मेरी गीता को भी खा गई। वो तो भला लो वैद्य मोहन का जो उन्होंने ये सब बताया, और निशा जी को गीता जी का खत मिला जिसमें उन्होंने बताया कि तुम्हारी वजह से वो दुनिया छोड़कर चली गई। नित्या को एक के बाद एक शौक लग रहे थे। नित्या ने मदद के लिए रुचिका को देखा तो उसके चेहरे की स्माइल देख के सब समझ गई। उसने अब चुप रहना ही सही समझा। आखिर किसके लिए बोलती, कौन सुनता उसकी, कौन अपना बचा था उसका? पुरोहित जी ने कहा कि तुम सुबह होते ही यहाँ से चली जाओ। नित्या ने कहा, ऐसा ना करे बाबा, कहाँ जाऊंगी मैं, क्या करूंगी? आज तक आपके बिना मैं गांव के बाहर भी नहीं गई हूँ। कृष्ण प्रसाद जी गुस्से में चिल्लाल के बोले बस, और वो बेहोश हो गए। मौके का फायदा उठाकर निशा जी उन्हें कमरे में ले गई। पार्टी से सारे मेहमान जा चुके थे। निशा जी नित्या को बोली, देख अभागन जन्म लेने पर अपने माँ बाप को खा गई, फिर गीता दीदी को, अब मेरे पति को बख्श दे। अब नित्या अपने बाबा से मिले बिना ही चल पड़ी उसी अंधेरी रात में। किसी को नहीं पता था कि नित्या आखिर गई कहाँ। सच बोला जाए तो किसी ने कोशिश भी कहाँ की पता करने की। 2 साल बाद मुंबई में आज सारे बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। आखिर होते भी क्यों ना, सबके कॉलेज का फर्स्ट डे जो था।
सारे स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे थे अपने फ्यूचर के बारे में, अपने ड्रीम बॉय के बारे में, अपनी फ्रीडम के बारे में। वहां की हवा में ही फ्रेशनेस और नई जनरेशन की एक्साइटमेंट को फील किया जा सकता था। नित्या ने मुंबई यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था और आज उसका भी पहला दिन था। नित्या, जो कि अब 19th की हो चुकी थी और अब ये कॉलेज स्टूडेंट बन गई थी। ठीक 10 बजे वो कॉलेज के गेट पे खड़ी होके खुद से बोली, लेट्स डू इट नित्या, और बाकियों की तरह की कॉलेज कैंपस में आ गई। एक लड़के ने उसे देखकर कहा, हे गाइस लुक, हु इज दिस एंजल। नित्या, जो कि 5 फीट 8 इंच की पतले फिगर की लड़की, ब्राउन आईज और ब्लैक हेयर, ऊपर से सोने पे सुहागा उसकी सादगी थी। उसने ब्लैक जीन्स और पिंक टॉप पहन रखा था। बालों की पोनी और एडिडास बैकपैक लिए नित्या आइडियल स्टूडेंट लग रही थी। सभी बच्चों का ध्यान नित्या की तरफ ही था कि एक लैम्बो नित्या के पास जाके हॉर्न बजाने लगी। नित्या ने पीछे देखा तो ब्लू लैम्बो में एक लड़का उसको देख के बोला, हेलो बहन जी साइड। नित्या ने जब अच्छे से देखा तो वो एक पल को देखती रह गई। 6 फीट 2 इंच का मस्क्यूलर मैन बॉडी तो उसका एक्स्ट्रा क्रेडिट था, एक्चुअली में उसका फेस ही उसको हॉटेस्ट का खिताब दिलाने के लिए काफी था। वो लड़का एरोगेंटली बोला, आई नो आई एम हैंडसम, अब देखती ही रहोगी या साइड भी दोगी। ऐसा कहकर वो अपनी लंबो को स्पीड करके निकल गया। नित्या के मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, वियर्डो। लड़का वापस अपनी कार को पीछे करके बोलता है, वियर्डो नहीं कार्तिक कहते हैं मुझे, और इतना कहते ही गायब हो गया अपनी कार को लेकर हवा के स्पीड से। नित्या झेप गई। नित्या जब क्लासरूम की तरफ जा रही थी तब उसने रास्ता पूछने के लिए एक लड़के को आवाज दिया, हेलो देयर ही, क्या आप मुझे क्लासरूम नो 16 बता सकते हैं क्या? लड़के ने आंसर नहीं दिया। नित्या बोली, हेलो हेलो कैन यू हियर मी मिस्टर, पर जवाब ना पाकर आगे बढ़ गई। उसने सोचा, वाओ व्हाट ए GRTT कॉलेज, फर्स्ट वन इज वेरिड नाउ, अनदर वन इज फाइचो। फिर वो पता करके अपने क्लास में चली गई। नित्या ने डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग में रजिस्टर किया। उसे बताया गया कि आज एक स्पेशल स्टूडेंट आने वाला है, इसीलिए थोड़ी देर बाद क्लास स्टार्ट होगी। जब क्लास में सारे बच्चे बैठ गए तो टीचर, जो कि प्रोग्रामिंग मिस प्रिया थी, उन्होंने अनाउंस किया, आज इंडिया के जीनियस प्रोग्रामर नील हमारे साथ अपनी अपनी ऑफिशियल डिग्री के लिए स्टडी करेंगे। टीचर को नील के बैकग्राउंड के बारे में पता ना था, इसीलिए वो बस इतना जानती थी कि वो एक प्रोग्रामर है जिसने बिना डिग्री के ही एप्स बनाए हैं और वो एक जीनियस है। फिर जब नित्या ने नील को क्लास में आते देखा तो बोली, ये फिचो, यहाँ ये जीनियस है, ग्रेट। फिर टीचर बोली कि हमारा ये बैच बहुत हाई स्पेशल है। नाउ वी हैव कार्तिक द मास्टर ऑफ हैकिंग, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट नित्या एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट है। ऐसा कहकर नित्या को टीचर ने सबसे इंट्रो करवाया। टीचर ने उन तीनों को पीछे की रो में लास्ट बेंच पर बैठा दिया। नित्या मन में बोली, एक साइड फाइचो, दूसरी साइड वियर्डो, वाओ वाह रे मेरा लक। कार्तिक ने कहा, ओ आप नित्या है, मुझे तो लगा आपका नाम भी आपकी तरह बहन जी ही होगा। ऐसा कहकर हंसने लगा। नील बोल, डोंट डिस्टर्ब मी गाइस, मुझे एक वीडियो कॉल आ रहा है। ऐसा कहकर उसने कॉल रिसीव किया और एक हॉट सी लड़की स्क्रीन पे आई और उनकी वीडियो चैट का लेवल देख के नित्या ने सोचा, कहाँ फंस गई मैं इन फ्लर्ट्स के बीच में, इनके साथ टाइम वेस्ट करूंगी तो मिशन कैसे पूरा कर पाऊंगी। आखिर इस कॉलेज आने के पीछे का मोटिव मैं भूल ना सकती हूँ। नित्या सोच ही रही थी कि उसकी नजर नील पे गई। उसने मन में ही कहा, नील और कार्तिक दोनों ही कॉलेज के सबसे हॉट बॉयज हैं, अब इस वजह से मेरी मुसीबत बढ़ ना जाए। मैं स्पॉटलाइट में नहीं आ सकती। टीचर की आवाज आई, क्लास ओवर। नील को देखकर एक लड़की ने उसे क्लास में ही प्रपोज कर दिया और नील ने उसे ये कह दिया कि यू आर नॉट सेक्सी एंड हॉट टू बी माई गर्लफ्रेंड। इधर नित्या जब कॉलेज से निकल रही थी तो उसे एक कॉल आया, उस पे लिखा था बिग बैंग। कॉल पिक करके नित्या ने कहा, क्यों डिस्टर्ब कर रहे, आई एम बिजी। सामने से OHK की आवाज के साथ फोन कट हो गया। नित्या अपने अपार्टमेंट में जाके अपने सीक्रेट रूम में एंटर करती है और वहां किसी को देखकर शॉक हो जाती है। उसको देख के नित्या बोलती है, तुम यहाँ और काम पूरा हो गया। वो लड़का बोलता है, यस बॉस।
यहाँ कार्तिक और नील कॉलेज से निकलते हैं और साथ में एक प्राइवेट रूम में जाते हैं। आखिर क्या रिश्ता है नील और कार्तिक का, और बीते 2 साल में क्या बदल गया है, और वो लड़का नित्या को बॉस क्यों कह रहा है, और कौन था जिसका नो बिग बैंग करके सेफ था, आने वाले एपिसोड में देखिए। चैप्टर 4 क्वीन ऑफ द ब्लैक ईरा। नित्या जब अपने सीक्रेट रूम में गई तो एक लड़के को वहां देखकर शॉक हो गई। उसने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे, इन काम पूरा हो गया? वो लड़का उसे थम्स अप का साइन दिखाकर यस बॉस बोलता है। नित्या कहती है, रजत मना किया था मैंने तुम्हें कि यहाँ ऐसे मत आना। अगर तुम्हारी इन हरकतों की वजह से बिग बैंग नाराज हो गया और तुम्हें वापस हेडक्वार्टर्स बुला लिया तो मुझे मत कहना। रजत बोला, बॉस आप क्वीन ऑफ ब्लैक ईरा हो, बिग बैंग ने मुझे आपके लिए खुद यहाँ भेजा है। उन्होंने कहा है आप तो उनकी बात सुनेंगी नहीं, इसीलिए मुझे आपकी हेल्प के लिए भेजा है उन्होंने। ओ को HH फाइन, मिशन डिटेल्स मुझे सेंड करो। बॉस वो ऑर्डर आया है कि आप पहले यहाँ सब कुछ ऑब्जर्व कर ले, फिर 2 दिन बाद आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। नित्या, ये भी सही है, आज 2 फ्रस्ट्रेटिंग लोगों ने पागल करके रखा है मुझे। बॉस किसकी इतनी हिम्मत हो गई, आप बताएं मुझे, और ही विल बी डेड। रिलैक्स रजत, इट्स इंडिया नॉट अमेरिका। यहाँ जब ये दोनों बात कर रहे थे तो शहर की दूसरी तरफ नील और कार्तिक साथ में कॉलेज से निकलकर व्हाइट चिलीज रेस्टोरेंट में एक प्राइवेट रूम में गए। वहाँ 2 लोग पहले से ही मौजूद थे। एक 50 साल का आदमी जो कि रौबीले अंदाज में बिजनेस सूट में खुद कहीं का राजा लग रहा था। गोरा रंग और बॉडी उसकी इतनी फिट थी कि उसको देखकर वो 35-40 का लग रहा था। वो कार्तिक के पिता थे, सूरज रॉय, और रॉय इंडस्ट्रीज के एकलौते मालिक। वही साक्षी सिंघानिया भी वही बैठी थी, जो कि एक सुंदर व्यक्तित्व की धनी थी। उनके बैठने के स्टाइल से वो कहीं की महारानी लग रही थी। वैसे वो सच में महारानी ही तो थी, सिंघानिया ग्रुप और एक तरह से पूरे मुंबई की भी। साक्षी सिंघानिया नील की मॉम थी, लेकिन उन्हें देख के कोई भी उन्हें नील की बड़ी बहन ही समझता। वैसे आज दोनों फैमिलीज के यहाँ आने की खास वजह थी। जब दोनों बच्चे रूम में आए तो उन दोनों ने उन्हें ग्रीट करके बिठाया। मिस्टर सूरज बोले, मेरे बच्चों, तुम दोनों को ही आगे हमारी लागसी को बढ़ाना है। तुम दोनों ही जानते हो कि हमारा परिवार इस देश के 2 सबसे ताकतवर परिवार हैं, और हम दोनों फैमिलीज के बीच एक डील है कि हम दोनों आपस में बैलेंस बना के रखेंगे। नील बोला, वी ऑलरेडी नो अंकल दिस ऑल, लेकिन अपने हमें यहाँ बुलाया क्यों है? कार्तिक बोला, हे गाइज, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, डायरेक्ट पॉइंट पे आओ आप लोग। साक्षी जी बोली, बेटा एक्चुअली हमने तुम दोनों की आइडेंटिटी छिपाए रखा है क्योंकि इससे तुम दोनों को कोई हर्ट ना कर सके। कार्तिक बोला, आंटी हम जानते हैं। साक्षी जी बोली, हमारी बात अभी पूरी नहीं हुई है बेटा। आप दोनों जब एक किश के हो जाओगे तब से सारा बिजनेस आप दोनों को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। ये बातें हमने सोची थी कि आपको 2 साल बाद बताएंगे, लेकिन किसी वजह से हम आज बताने जा रहे हैं। आप लोग के कुछ दुश्मन हैं जिन्हें जान लेना जरूरी है आपके लिए। आप लोग को अंडरवर्ल्ड से खतरा है, क्योंकि 20 साल पहले ही हमारे खानदान की सुपारी उन्हें मिल गई थी। बेटा, उस राज का पता किसी को भी लगा तो हम दोनों फैमिलीज बर्बाद हो जाएंगे। वो राज हम अभी आप दोनों को नहीं बता सकते हैं, पर आप दोनों हमसे प्रॉमिस कीजिए कि ये राज कभी बाहर नहीं आने दोगे आप लोग। कार्तिक एक्साइटेड होके बोला, आंटी हमें कौन हर्ट कर सकता है? किसकी इतनी हिम्मत हो गई, और कौन सा राज है जो आप हमें नहीं बताना चाहती हैं? नील बोला, कुछ तो बोलिए मॉम, कैसा राज है? सूरज जी बोले, वो अभी आप दोनों को जानने की जरूरत नहीं है। आप दोनों बस इतना कीजिए कि आप दोनों डेटिंग तो कर सकते हैं पर शादी नहीं। एक्चुअली आपकी शादी जन्म के वक्त तय की जा चुकी है। कार्तिक और नील एक साथ बोले, वट? सूरज जी बोले, हम सही कह रहे हैं। साक्षी जी बोली, और एक बात, आप दोनों अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते, ना ही बिना बॉडीगार्ड के कहीं जा सकते हैं। वो सिविल ड्रेस में रहेंगे। अब आप दोनों जा सकते हैं। इतना कहकर वो दोनों उस रूम से निकल गए। कार्तिक बोला, ओए नील, जिंदा है तू? सुना क्या इन दोनों ने क्या कहा? बेटे हमारी तो लग गई। नील बोला, मैं प्रोसेस ही कर रहा, मेरी बटरफ्लाइज का क्या होगा?
सच में वायरआर हमारी सोशल लाइफ की तो लग गई। वैसे अभी तक तूने किसी को बताया नहीं है ना हमारी आइडेंटिटी। नील बोला कि लैम्बो लेकर तू गया था, मैं नहीं। ओएचके सॉरी, कल से नो शो ऑफ। नित्या का अपार्टमेंट, शाम का वक्त। नित्या अपने सीक्रेट रूम में। नित्या ने कमांड दिया, एवरीबडी रेडी, गैलेक्सी क्लब में आज 25 करोड़ के ड्रग्स की डील होने वाली है। मूव टू क्लब, इट्स एन ऑर्डर। अपने बॉस का ऑर्डर मिलते ही सारे लोग क्लब में जमा हो जाते हैं। नित्या रेड हॉट ड्रेस में क्लब में पहुंच गई और एक ब्लैक सूट पहने आदमी के पास जाकर कहा, हे हैंडसम, बाय में अ ड्रिंक ना। नित्या इतनी सेक्सी लग रही थी कि उसकी नीयत डोल गई और वो नित्या के कमर पे हाथ रख के बोला, हे हॉटी, वेट हियर, आई विल कम बैक टू ओह। नित्या बोली, नो डार्लिंग, कम ऑन ना। इतना कहकर नित्या ने उसकी कमर पर गन तान दी। गन देखकर पहले तो वो टेंशन में आ गया, पर फिर बोला कि लड़की तुम जो भी हो, मेरे आदमी चारों तरफ घूम रहे हैं। नित्या ने कहा, ब्लैक ईरा, गन डाउन, एवरीबॉडी। ये कमांड सुनते ही उस आदमी के होश उड़ गए। उसने सुना तो था कि क्वीन ऑफ द ब्लैक ईरा वापस आ गई है, लेकिन ये जानते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई कि उसके सामने ये नाजुक सी लड़की ही वो खूंखार शैतान है जिससे सब लोग डरते हैं। उस आदमी जिसका नाम तरुण राणे था, अंडरवर्ल्ड का जाना माना चेहरा, पर क्वीन के आगे कुछ भी नहीं। जब उसने देखा कि उसके सब लोग को क्वीन के आदमियों ने घेर लिया है तो उसने कहा, बहन नहीं, बड़ी बहन, दीदी, मुझे जाने दो, आप ड्रग्स रख लो, पैसे भी रख लो, पर मुझे जाने दो। नित्या मुस्कुराई, बोली, अरे मेरे छोटे भाई, बिना राखी का गिफ्ट दिए कैसे जाने दूं तुम्हें। ड्रग्स मैं नहीं, तुम लेकर निकलोगे और अपने बॉस के पास लेकर जाओगे और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन तुम मेरे आदमी को ला कर दोगे। इतना सुनकर वो आदमी बोला, आप ही मार दो मुझे, वैसे वो जिंदा नहीं छोड़ेगा अगर उसको पता चलेगा कि मैं उसे धोखा दे रहा तो। नित्या ने उसे कॉलर से पकड़कर नीचे फेंक दिया और हंसते हुए बेरहमी से बोली, यही चाहते तो यही सही। और गनशॉट की आवाज सुनाई दी। गोली उस आदमी के सिर के ऊपर से होके फ्लो पर चली गई। नित्या बोली, ऊप्स, गलत निशाना लग गया, एक बार और ट्राई करती हूँ। वो आदमी बोला, बड़ी बहन मैं करूंगा, आप जो बोलोगी सब करूंगा, मुझे माफ कर दो, आप जाने दो। नित्या बोली, ये बात हुई ना छोटे भाई। इतना कहकर नित्या रजत के साथ वहां से निकल गई। अपने अपार्टमेंट आकर नित्या ब्लू लाउंजवेयर में चेंज करके अपने और रजत के लिए कॉफी लेकर आके बोली, आगे क्या करना है साहबजादे, अब यहाँ रहोगे तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। बॉस आपका कॉलेज ज्वाइन करने का सोच रहा। ये सुन के नित्या के मुंह से कॉफी बाहर आ गई। वॉट डॉट आर अ इनसेन, तुमने 25 साल का स्टूडेंट देखा है क्या। बॉस लेट हुआ, मैं चलता हूँ, गुड नाइट। अरे बताकर तो जाओ। नील और कार्तिक पार्टी करने के लिए गैलेक्सी क्लब में पहुंचे, पर क्लब की हालत देखकर उन्हें शौक लग गया। नील बोला, ये क्या है, मतलब ऐसी हालत कैसे हुई इस क्लब की। इतना कहते ही नील की नजर एक पेंडेंट पर गई, उस पे लिखा था वॉरियर 36। ये देख के नील को अजीब लगा, उसने उसे उठाया तो कार्तिक बोला, इसे कहीं देखा है मैंने। नील को भी वो फेमिलियर लगा। दोनों उसको लेकर वापस आ गए। आखिर क्या मतलब था वॉरियर 36 का। कौन सा राज रॉय और सिंघानिया फैमिली छिपाए हुए हैं। नित्या कैसे 2 साल में अंडरवर्ल्ड में पहुंच गई, देखिए हमारे आने वाले भाग में। चैप्टर 5, मेरी प्यारी पोती, तुम डाकू बीएन जाओ। अगले दिन कॉलेज में नित्या, नील और कार्तिक अपने अपने जगह पे बैठे ही थे। तभी प्रोग्रामिंग की टीचर क्लास में आए और आके बोली, आज से आपके एथिकल हैकिंग के टीचर मिस्टर रजत आपकी पहली क्लास लेंगे। नित्या का सिर नीचे था और वो कुछ लिख रही थी। टीचर की बात सुन के जैसे उसे ध्यान आया कि वो कॉलेज में है और कुछ इम्पोर्टेंट बोला जा रहा हो। एक्चुअली में तो उसके मन में ये ख्याल आया था कि टीचर रजत ये सुनने में अच्छा क्यों नहीं लग रहा कहीं पर, फिर उसने ये ख्याल अपने मन से तुरंत निकाल दिया। टीचर रजत बोले, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका न्यू प्रोफेसर हूँ। नित्या ने देखा तो हैरान हो गई, ये रजत का बच्चा जिस खुद नित्या हैकिंग का एच सिखा रही थी वो उसका प्रोफेसर है। बाकी बच्चे न्यू टीचर से बहुत खुश थे, स्पेशली लड़कियां, उन्होंने इतने हॉट प्रोफेसर को कभी नहीं देखा था, ऊपर से ये बहुत यंग भी था।
परफेक्ट फिगर के साथ साथ उसकी कातिल पर्सोनैलिटी जैसे सब पर जादू कर रही हो। नील बोला, अरे यार, ऐसे प्रोफेसर का आना जरूरी था क्या? ओ माई बटरफ्लाइज, वो प्रोफेसर हैं, बस दूर से ही अच्छा लग रहा, पास जाने पर तुम सबको उसकी असलियत पता चलेगी। नित्या बोली, लग रहा किसी को जेलसी हो रही। कार्तिक बोला, मिस बहन जी, तुम्हें डेटिंग के बारे में क्या पता है? नित्या बोली, ओह के मुझे नहीं पता, तुम दोनों अपने आप को इतने बड़े फ्लर्ट समझते हो। तुम दोनों कॉलगे की ब्यूटी क्वीन आशना को अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर दिखाओ तो मानूं। हाँ, कोई बड़ी बात ना है, लेकिन तुम आकाश को अपना बॉयफ्रेंड 15 दिनों में बना लो, तब जानूं कि हमें चैलेंज करने वाली में खुद कितना दम है। नील ने मन में सोचा, आकाश तो कॉलेज का रूड और घमंडी लड़का है और अपने फैमिली बैकग्राउंड पे लोगों का फायदा उठाना ही उसका काम है। नील ने कहा, रहने देते हैं। तभी नित्या बोली, चैलेंज एक्सेप्टेड। नील बोला, अगर खुद शौक हो मरने का तो कोई और क्या कर सकता है? नील बोला, लेकिन आशना इजी टारगेट है। नित्या तपाक से बोली, तुम्हारे लिए केमिस्ट्री टीचर सना मैम कैसी रहेंगी? कार्तिक बोला, वाओ, ये सही है। तीनों का ध्यान क्लास में ना देखकर प्रोफेसर रजत ने कहा, आप तीनों लास्ट बेंच क्लास के बाहर, मुझे डिएट्रेशन नहीं पसंद है अपनी क्लास में। तीनों अपनी से उठकर जाने लगे तो नित्या ने चालाकी के साथ रजत की तरफ देखकर क्लास से निकलने लगी और उसके पैर पर अपने वाइट स्नीकर्स का निशान छोड़ते गई। रजत चिल्ला भी नहीं सकता था, बस मन में नित्या को गालियां देता रह गया। कार्तिक बोला, डूड, तुम तो कूल निकली, मुझे तो बोरिंग बहन जी लगी थी। नील बोला, अभी हम तीनों बाहर हैं, क्यों ना बंक करके कहीं घूमने चले? नित्या बोली, मैं कहीं ना जा रही हूं, तुम दोनों के साथ, तुम्हारा क्या भरोसा कब क्या करो। कार्तिक बोला, यार देखो, हम तीनों कॉलेज के ग्रीक गॉड और गॉडेस के नाम से फेमस हो गए हैं। कॉलेज के फोरम में देखो, अब तो मान जाओ। नित्या, चलो हमारे साथ, हम तीनों क्यों ना फ्रेंडशिप कर ले। पूरे कॉलेज में सिर्फ हमारा ही राज होगा। नित्या बोली, लेकिन उसके लिए तुम दोनों को प्रोफेसर रजत को सबक सिखाना होगा मेरे साथ मिलके। दोनों ने कहा, डन। नील और कार्तिक एक दूसरे को देख के स्माइल पास कर रहे थे, जैसे उन्हें उनके प्लान में सफलता मिल गई हो। फ्लैशबैक, कल जब दोनों क्लब से वापस आ रहे थे तो कार्तिक बोला कि याद आया, वो बहन जी उसका है ये पेंडेंट। नील बोला कि जरूरी तो ना है ना कि पेंडेंट वाली गिल का हाथ हो इस सब में, वो क्लब में पार्टी करने भी आ सकती है ना। कार्तिक बोला, अभी तुझे इंट्यूशन हो रहा था कि वो पेंडेंट वाली लड़की का हमले से कुछ कनेक्शन है और अब तू पार्टी बदल रहा। ऐसा नहीं है, चलो देख लेते हैं कॉलेज में कि वो कैसी है। अभी का टाइम। तीनों निकलने की सोच ही रहे थे कि मिस्टर रजत आए, बोले, नित्या कम बैक टू क्लास। ये प्रोफेसर को इसका नाम कैसे पता है? नील ने सोचा। ये दोनों भी साथ साथ चले गए उसी तरफ। प्रोफेसर बोले, आप तीनों फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, आपको स्टडीज पे फोकस करना चाहिए, जाइए क्लास में अब। कॉलेज के बाद नील सिंघानिया हेडक्वार्टर चला गया। नील सीक्रेटली सिंघानिया इंडस्ट्रीज के बिजनेस में हेल्प करता था। कंपनी में किसी ऑफिशियल पोजीशन में ना होकर भी सारे आने वाले प्रोडक्ट की जिम्मेदारी उसी के पास थी। ये बात उसके मॉम, डैड और कार्तिक के अलावा किसी को नहीं पता था कि सिंघानिया ग्रुप का एक इंटर्न उनका फ्यूचर बॉस है। नील और कार्तिक दोनों ही इंटर्न थे सिंघानिया ग्रुप में। नित्या घर गई और सेक्रेटरी रूम में जाते ही उसको मिशन का नोटिफिकेशन आया। बिग बैंग जीती रहो मेरी पोती, खूब खेलो खुद बढ़ो, पुरोहित की बेटी डाकू बनो, ये आदमी पागल है, नित्या बोली और गुस्से में बिग बैंग को कॉल की। सामने से आवाज आया, माय लिटिल कैसी हो? नित्या बोली, कोई काम है तो बताओ और परेशान करना बंद करो। उधर से आवाज आई, आप मुंबई क्यों गई हैं? आपको पता है ना, आपके कंप्यूटर पर एक फाइल भेजी है, मैंने उसे पढ़ लीजिएगा। नित्या बोली, ठीक है, फोन रखो अब। कौन कहेगा कि बिग बैंग नित्या का बॉस है? हरकतों से तो नित्या ही उसकी बॉस लग रही थी। नित्या ने कंप्यूटर में जब फाइल ओपन किया तो उसमें उसके पुरोहित फैमिली की डिटेल्स और एक डायरी की स्कैन्ड कॉपी थी, जिसपे माय मिशन लिखा हुआ था। नित्या ने गुस्से में कहा, ये आदमी नहीं सुधरेगा। नित्या को उसके असली परिवार का भी पता करना था।
इसीलिए उसने सारी इन्फॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ा। रुचिका की शादी शर्मा फैमिली में होने वाली थी और निशा जी और कृष्ण प्रसाद जी मुंबई में शिफ्ट हो गए थे। निशा ने रजत को कॉल करके रुचिका के फियांसे का पता करने बोली और फिर उसने कहा कि ये नील और कार्तिक की भी पूरी हिस्ट्री लाकर दो मुझे। रजत ने OH के बॉस बोल के फोन रख दिया। नित्या की फोन पर सारी इन्फॉर्मेशन 2 घंटे के अंदर आ गई। रुचिका का फियांसे शुभम कार्तिक का कजन था, उसके मामा का बेटा था शुभम शर्मा। नित्या को रास्ता मिल गया उस घर में एंट्री करने का। नील अपने कंप्यूटर से नित्या की इन्फॉर्मेशन निकालने का कॉन्ट्रैक्ट डार्क वेब पे दे रहा था। नित्या पर उसको शक हो गया था, लेकिन उसने कार्तिक को मुसीबत से बचाने के लिए झूठ बोल दिया था कि नित्या ऐसा नहीं कर सकती। उसका जरूरत से ज्यादा परफेक्ट होना नील को फ्रेंडली फीलिंग ना दे रहा था। यहाँ नील की मॉम साक्षी जी फोन पर बोल रही थी कि नील से सच कैसे छिपाएंगे हम दोनों, आ कब तक? कहीं उसकी याददाश्त वापस आ गई तो। दूसरी तरफ का इंसान बोला, आप टेंशन मत लीजिए, उसका भी परमानेंट इलाज ढूंढ लिया है मैंने, आप बस वैसा कीजिए जैसा कहा जा रहा करने को। साक्षी जी बोली, ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखिए कि हमारी सच्चाई का पता उसे कभी नहीं चलना चाहिए। कौन से सच की बात कर रही थी साक्षी जी? और नील को नित्या के इरादों का पता चल जाएगा या ना? क्या रुचिका और निशा जी से नित्या अपना बदला ले पाएगी? नित्या चैप्टर 6 वो मुझे सेड्यूस कर सकती है। नील ने डार्क वेब पर जो पैसे दिए थे नित्या के बारे में पता करने के लिए, उससे उसको नित्या के बारे में एक PDF फाइल सेंड किया गया जिसमें उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी। हालांकि वो खुद भी प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट था और उसका बेस्ट फ्रेंड कार्तिक गॉड ऑफ हैकिंग था, फिर भी नील ने प्रोफेशनल्स को ही काम दिया था जो इस फील्ड में कॉन्ट्रैक्ट लेकर काम करते थे। उस PDF को खोलने पे नील को पता चला कि नित्या का पूरा नाम नित्या पुरोहित है। उसके मां गीता देवी और पिता कृष्ण प्रसाद पुरोहित हैं और उसकी सौतेली मां और बहन रुचिका हैं उसके घर में। नित्या सच में स्कॉलरशिप पर पढ़ने आए हैं मुंबई यूनिवर्सिटी और उसकी स्टडी डिटेल्स थी। नील खुद से बोला, शिट, ये कैसे पॉसिबल है, इतना सिंपल बैकग्राउंड, ये लड़की जरूर कुछ छिपा रही है। इस मिस परफेक्ट का पता लगाना पड़ेगा खुद मुझे और इसके लिए मुझे इसके साथ क्लोज होना पड़ेगा। वैसे भी मेरे जितने हैंडसम हंक के लिए कौन सी बड़ी बात होगी ये। इधर नित्या ही एक्चुअली वो कॉन्ट्रैक्टर थी जिसे नील ने नित्या की ही डिटेल्स निकालने के लिए हायर किया था। फ्लैशबैक, जब नील ने नित्या के नाम का कॉन्ट्रैक्ट दिया था तब रजत ने नित्या को कॉल करके डार्क वेब पर मिले उसके नाम के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में उसे बात दिया था और नित्या ब्लू स्वॉर्ड के नाम से डार्क वेब यूज करती थी। नित्या ने एग्जैक्टली वाई इन्फो नील को दी थी जो यूजलेस थी और जैसे ही नित्या कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए आगे बढ़ी वैसे ही बाकी लोग अकाउंट नेम देखकर पीछे हो गए। नील भी रिलीव्ड था कि किंग ऑफ डार्क वेब ब्लू स्वॉर्ड खुद ये कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए रेडी थे। बट ज्यादा जानकारी ना निकलने के बाद उसे नित्या पर शक हो रहा था कि कोई ना कोई मिस्ट्री है ये गिर्ल। नित्या ये काम किसी से भी करवा सकती थी, लेकिन वो चाहती थी कि फ्रस्ट्रेट होके नील उसको चेस करे और वो इसी बहाने उन दोनों के क्लोज जाए ताकि रुचिका से वो बदला ले पाए। रजत का कॉल आया, बॉस नील और कार्तिक की इन्फॉर्मेशन भेज दी है मैंने आपको। नित्या उनके बैकग्राउंड के बारे में जानती थी पहले से, लेकिन उसे उनके हैबिट और पर्सनल इन्फो चाहिए था उन दोनों का। PDF पढ़ने के बाद नित्या के चेहरे पे एक कुटिल मुस्कान दौड़ गई। उसने कहा, लेट्स हैव सम फन, पर नित्या को नील के बारे में कुछ सस्पेशियस लगा। उसके 16 साल तक के कोई पास्ट रिकॉर्ड ना था। नित्या ने रजत को कहा, इसकी सारी इन्फो चाहिए मुझे। रजत बोला, बॉस इसकी इतनी ही इन्फो हाथ लग पाई थी, मुझे तो कार्तिक के भी बैकग्राउंड पे शक है क्योंकि उसकी जानकारी भी एडिटेड है। नित्या बोली, इट्स ऑल राइट, बस तुम ढूंढो और सारी इन्फॉर्मेशन मुझ तक आसाप पहुंचाओ। यहाँ कार्तिक नील के घर जाकर बोला, ब्रो कैसे फंसाएगा टीचर को, तू आशना तो फिर भी ठीक है लेकिन सना मैम वो तो इम्पॉसिबल है डूड। हे लुक एट मी, मैं पूरे मुंबई का No 1 अल्फा हूँ। तुम अपनी सोचो मेरी नहीं। बस मेरे बाप अल्फा नहीं उसको प्ले बॉय बोलते हैं। देख उस बहन जी से आकाश अरोड़ा तो सेड्यूस होने से रहा तो वैसे भी बेट हम ही जीतेंगे। नील बोला, उस बहन जी से मैं तो सेड्यूस हो सकता हूँ। व्हाट थे तू कहीं सच में तो उस मिस परफेक्ट के प्यार में तो नहीं गिर गया? अरे तुझे वो बहन जी ही मिली थी। अच्छा ठीक है, मैं मानता हूँ कि वो अट्रैक्टिव है, हॉट है, ब्रिलियंट है।
अच्छा ठीक है, मैं मानता हूं कि उससे किसी को भी प्यार हो जाएगा, लेकिन हम दोनों तो उसे इन्वेस्टिगेट करने वाले थे ना, फिर ये लव कहाँ से सडनली। नील बोला तू बस कर, जब दिमाग ना हो तो लगाने से सिर्फ लॉस होता है। रहीम काका कमरे में आकर दोनों को सोने के लिए बोलने लगे और उनकी बात पूरी नहीं हो पाए। रहीम काका सिंघानिया फैमिली के पुराने वफादार नौकर थे, उन्हें नील और कार्तिक से बहुत लगाव था और नील और कार्तिक भी उनकी रिस्पेक्ट करते थे। कार्तिक बेड पे जाते बोला बेटा वी आर नॉट डन येट। नील गुड नाइट बोल के सोने चला गया और मन ही मन सोचा कि नित्या नाम की मिस्ट्री तो मैं सॉल्व करके रहूंगा। यहाँ कार्तिक ड्रीम में देखा कि वो नित्या को किस करने वाला है और नील आके उसे अलग करके नित्या को किस कर लेता है। कार्तिक की नींद खुलते ही वो सोचता है कि इस बहन जी को मैं किस क्यों करूंगा, मेरे पास हॉट लड़कियों की कमी नहीं है जो मुझे नित्या पसंद आएगी। पर खुद को समझाने के बाद भी उसे अफसोस हो रहा था कि उसने किस क्यों नहीं किया, या इससे ज्यादा इसका कि नील ने उसे क्यों किस किया। कार्तिक अपना सिर खुजलाते हुए सो गया। यहाँ रुचिका शर्मा फैमिली के मेंशन में गई। वहां अंकल शर्मा को ग्रीट करके शुभम से मिलने के लिए उसके रूम में पहुंची। जब मेड ने उसे देखा तो उसे ग्रीट करके कहा मिस रुचिका सर अभी बिजी हैं, उन्होंने किसी को भी अपने कमरे में आने से मना किया है। रुचिका मेड को इग्नोर करके शुभम शर्मा के कमरे में चली गई। मेड ने कोशिश तो की पर जब रुचिका नहीं रुकी तो वो भी क्या कर सकती थी। वैसे भी वो रुचिका को ज्यादा पसंद तो करती नहीं थी, उसे लगता था कि उसके लिटिल मास्टर शुभम के स्टेटस की हैं ही नहीं, पता नहीं पूरी शर्मा फैमिली उससे इतना प्यार से क्यों पेश आते हैं। उसे याद था कि कैसे उसके मैडम और सर ने शुभम के प्यार को अपना लिया था। वैसे तो वो लोग स्टेटस की बहुत फिक्र करते थे, फिर भी मामूली बैकग्राउंड की इस पुरोहित परिवार की लड़की को क्यों एक्सेप्ट किया। और तो और उसके लिटिल मास्टर को इस मेकअप की दुकान में दिखता क्या था आखिर। रुचिका जैसे ही कमरे में गई तो उसने देखा कि वहां कोई नहीं था, लेकिन बाथरूम से अतगी आवाजें आ रही थी, कम ऑन बेबी और कुछ मिली जुली आह की आवाजों को सुनकर रुचिका को देर ना लगी समझने में कि आखिर चल क्या रहा है अंदर में। बाथरूम का गेट खोलते ही उसे उसका फियांसे और एक लड़की नेकेड कंडीशन में मिले। उसने उस लड़की के बाल पकड़कर खींचते हुए बाथटब से निकालकर जमीन पर पटक दिया और बोली चुड़ैल मेरे फियांसे से दूर रहो, तुम्हारी औकात कैसे हुई इसको टच करने की। उस लड़की ने कहा शुभम मुझसे प्यार करता है तुमसे नहीं, तो तुम सुन लो और दूर हो जो मेरे बेबी के लाइफ से। वो लड़की देखने में रुचिका से अच्छी ही लग रही थी और उसने तो की मेकअप भी नहीं किया था। ये देखकर कि वो उससे सुंदर है और शुभम भी उसकी तरफ प्यार से देख रहा है, उसने उसे थप्पड़ मार दिया। एक के बाद एक थप्पड़ों की बरसात से शुभम को भी रुचिका पर गुस्सा आ गया। उसने उसका हाथ पकड़कर कहा तारा तुम जाओ यहाँ से। उस लड़की ने जिसका नाम तारा था उसने कहा पर शुभम ये तुम्हें डिसर्व नहीं करती है। शुभम बोला तारा मैंने कहा जाओ यहाँ से। तारा अपने कपड़े पहन के वहां से चली गई और रुचिका पर चिल्लाते हुए शुभम बोला देखो मैं तुम्हें मजबूरी में झेल रहा हूं और तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड को मारो, अपनी औकात में रहो रुचिका। इतना कहकर वो रूम से बाहर चला गया। रुचिका बोली कोई बात नहीं शुभम फरफरा लो, मैंने भी ऐसी कितनी चिड़ियों के पंख काटे हैं। ये कहकर रुचिका हंसने लगी। यहाँ नित्या ने बिग बैंग के भेजे ही मैसेज के बारे में सोचा तो उसे उसका हिडन मतलब समझ आ गया। भले ही नित्या ने गुस्से में ध्यान नहीं दिया था, पर उस मैसेज को जानबूझकर नित्या को चिढ़ाने के साथ साथ मिशन के बारे में इंफॉर्मेशन भी थी। आखिर कौन सी इंफॉर्मेशन थी उस मैसेज में जो बिग बैंग ने जान के ऐसी बनाई थी कि नित्या चिढ़ जाए। चैप्टर 7 रजत ओबरॉय कॉरपोरेशन से जैसे ही नित्या कॉलेज आई, किसी ने उसके कंधे पे हाथ रख के कहा तुम वहां कहां जा रही हो, हमारी आज आउटडोर्स क्लासेस हैं। नित्या ने पीछे देखा तो एक लड़की जो कि ब्लैक मिनी स्कर्ट और पीले रंग के क्रॉप टॉप थी उसने कहा। उस लड़की ने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहा कि मैं मेघा हूं। मेघा दत्ता के बारे में नित्या क्या पूरा कॉलेज जानता था। वो कॉलेज के प्रिंसिपल की भतीजी थी और उसके पिता दत्ता ग्रुप के मालिक रमन दत्ता थे। लेकिन इन सब बातों से मेघा फेमस नहीं थी। एक्चुअली वो कॉलेज की दूसरी ब्यूटी क्वीन थी और बहुत घमंडी मानी जाती थी। नित्या ने कहा ही आई एम नित्या पुरोहित। मेघा ने कहा मैं जानती हूँ तुम्हें और मैं ये भी जानती हूँ कि कॉलेज के हैंडोज मी हंग तुम्हारे डेस्क मेट हैं। वैसे क्या मैं तुम्हें नित बुलाऊं? नित्या ने मन ही मन में सोचा कि आज तक किसी के लिए मैं इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी कि कोई मेरा निक नेम रखे, और आज इस लड़की के नित कहने से कितना अपना सा लग रहा है।
नित्या ने अपने आप से बाहर आते हुए कहा, क्यों नहीं मेघा, लेकिन अभी चले क्लास में। फर्स्ट ईयर के होमरूम प्रोफेसर मिस्टर रजत को ही बना दिया गया था। मेघा ने प्रोफेसर को देखते ही कहा, हाई कितना हॉट हैं ये टीचर। नित, तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मेरे रजत सर पर लाइन नहीं मारोगी। नित्या को ये सुनते ही खांसी आ गई। उसने मन में सोचा कि मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ी हुई है, क्या आंखें खराब हैं मेरी, ये मैं इस पर क्यों लाइन मारूंगी। रजत दुनिया का आखिरी लड़का होगा, फिर भी वो मुझे पसंद ना आने वाला है। नित्या बोली कि आई ऑलरेडी हैव अ क्रश मेघा, तो मैं प्रोफेसर को क्यों पसंद करूंगी। हालांकि नित्या और मेघा धीरे धीरे बात कर रहे थे, लेकिन रजत का ध्यान उनकी ओर था और उसने उनके लिपसिंग को गैस करके मन में बोला, क्या बॉस का क्रश है, लेकिन कौन? और बॉस ने ऐसा क्यों कहा कि वो मुझे पसंद नहीं करती हैं? मैं तो उनका फेवरेट था। यूएसए में उन्होंने बिग बैंग को कहा था कि वो सिर्फ मुझे ही अपने साथ रहने देना चाहती है, और उन्होंने तो मुझे ट्रेन भी पर्सनली खुद किया है। फिर रजत ने उन सब बातों को एक तरफ करके कहा, क्लास, क्या आप सभी जानते हैं कि आज आउटडोर्स क्लासेस क्यों हो रही है? उसका इतना कहना था कि कार्तिक और नील क्लास में देर से पहुंचे और रजत से छिपकर पीछे खड़े हो गए भीड़ में बाकी बच्चों के बीच। लेकिन रजत ने जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली थी उससे उसकी नजर चिल की तरह तेज हो गई थी। उसने कहा, तो इस क्लास में जिसे जैसे मन हो रहा है वैसे आ जा सकते हैं, ये बात मुझे पता नहीं थी। कार्तिक आगे आए, आप, नील आप भी। आप दोनों आज से क्लास 4 दिन तक पूरे डिपार्टमेंट की सफाई करेंगे। एम आई क्लियर और नॉट? उन दोनों ने यस सर कहकर अपनी जगह पर वापस चले गए। रजत ने कहा, आज हम लोग यहाँ एक प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए आए हैं। आप सब 2-2 के ग्रुप पे 1 महीने में ऐप बनाएंगे। ग्रुप आप सब खुद से भी डिसाइड कर सकते हैं, और जिन्हें अपना पार्टनर ना मिले उसकी पेयरिंग मैं कर दूंगा। और एक स्टूडेंट का पार्टनर मैं बनूंगा और ऐप बनाने में भी मदद करूंगा। बदले में वो मुझे इस प्रोजेक्ट में वॉलंटियर करेगा और इस सेमेस्टर के लिए मेरा असिस्टेंट बनेगा। रजत चाहता था कि नित्या उसकी पार्टनर बन जाए, इसीलिए उसने कहा, आप लोग ही बता दो कि कौन कौन मेरा पार्टनर बनने में इंटरेस्टेड है। नित्या ने अपना हाथ उठाया। उसको ऐसा करते देख के पता नहीं कार्तिक को अच्छा नहीं लगा। सैड तो मेघा भी हो गई, लेकिन जब नित्या ने कहा कि सर मेघा आपकी पार्टनर बनना चाहती है, और उसने इशारे में ऑर्डर दिया रजत को, रजत बेचारा क्या करता, मन मारकर उसने अपने बॉस के ऑर्डर को मान लिया और मेघा को सेलेक्ट कर लिया। नील ने ये देख लिया और उसका शक और पक्का हो गया कि नित्या और रजत के बीच कोई तो सीक्रेट है। उसने जैसे ही नित्या से पूछना चाहा कि क्या वो उसकी प्रोजेक्ट पार्टनर बनेगी, उससे पहले नित्या कार्तिक का नाम अपने पार्टनर के नाम पर बोल देती है। ये सुन के जैसे कार्तिक को ऑस्कर मिल गया हो, वो अंदर से खुशी के मारे नाचना चाहता था, लेकिन करता क्या सबके सामने। उसने शौक होते हुए कहा, मैं और इस बहन जी का पार्टनर कभी नहीं। लेकिन उसने नील की तरह देखा और देखते ही समझ गया कि नील कुछ बोलने वाला है। उससे पहले ही कार्तिक बोला, लेकिन चलो तुम टॉपर हो, मुझे मेहनत कम करनी पड़ेगी, इसीलिए तुम मेरी पार्टनर हो आज से। नील को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कार्तिक को ये नित्या थोड़ा भी हार्म करे। और यहाँ कार्तिक के तो खुशी का ठिकाना ना था। उसे फील हो रहा था कि ओलंपिक का मेडल जीत कर आया हो। नील ने रिया के साथ अपना ग्रुप बना लिया। रिया को नील पर क्रश था, इसीलिए वो तो बहुत खुश थी। उसके बाद कॉलेज कैंटीन में मेघा आके नित्या को खुशी से गले लगा लेती है और कहती है, नित तुम सच में मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, तुमने मेरी लाइफ में आते ही मुझे मेरे प्रिंस चार्मिंग के पास रहने का मौका दे दिया। ओ नित, मेरी प्यारी नित, आई लव YRR। नित्या ने कहा, बस बस अब मुझे छोड़ोगी तुम? मेघा बोली, सॉरी एक्साइटेड थी ना बस इसीलिए। हाँ बस कर अब। अच्छा अब मैं घर जाती हूँ। घर जाके नित्या ने बिग बैंग के मैसेज को डिकोड कर लिया और खुद से बोली, अब ये क्या बला है? मुझे जयानाथ सिंह की पोती का पता करके उसको हेडक्वार्टर्स ले जाना है। चलो बॉस, अपने काम के साथ तुम मुझे ये वेकेशन दिया है तुमने। सच में तुम कितने क्रूल हो, यहाँ पर भी अपना बदला लेते हुए तुम्हारा काम भी करूँ मैं। उसी शाम नील एक कॉन्फ्रेंस में गया था और उसने वहां रजत को देखा। उसने छिप के उसके बारे में पता करने का सोचा और अपने सीनियर को उस कॉन्फ्रेंस को हैंडल करने का कहकर वो खुद रजत के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लगा। पूरे दिन की डिगिंग के बाद उसे पता चला कि ये ओबरॉय ग्रुप के बॉस का पर्सनल सेक्रेटरी है। लेकिन नील को ओबरॉय ग्रुप के चेयरमैन के बारे में कुछ पता नहीं चला।
उसको बस इतना पता चला कि ओबरॉय ग्रुप फॉरेन में एक्टिव थी इतने दिन से। अचानक ही उन्होंने इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोचा। नील ने सोचा कि एक पर्सनल सेक्रेटरी हमारे कॉलेज में हैकिंग क्यों पढ़ाने आया है और एक नॉर्मल बैकग्राउंड वाले लड़की नित्या से उसका क्या कनेक्शन हो सकता है। इधर साक्षी जी ने उसी इंसान को फोन किया कि नील का 20वां बर्थडे आने वाला है, हम कैसे उसे ये सच छिपा पाएंगे। साक्षी सिंघानिया नील को कभी पता ना चलने पाए कि वो तुम्हारा असली बेटा नहीं है और नील को हमेशा दवा देते रहो जिससे उसकी यादाश्त वापस ना आ सके। नील हमारे प्लान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और उस कार्तिक का क्या हाल है? तुम जानती हो ना कि कार्तिक और नील दोनों को सच का पता नहीं चल सकता और किसी को ये पता ना चल पाए कि अंजलि सिंघानिया है कहाँ। और कार्तिक को सिंघानिया परिवार से उसके कनेक्शन के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। नील की एंगेजमेंट उसके बर्थडे पर अनाउंस कर देना। लेकिन किसके साथ? साक्षी सिंघानिया बोली। फोन के दूसरी तरफ का इंसान बोला, जयनाथ सिंह की पोती के साथ। और तुम जानती हो कि क्यों जरूरी है ये एंगेजमेंट। यहाँ कार्तिक के हर पर कार्तिक टेंशन में था कि उसके साथ हो क्या रहा है। इतने में नौकर आके बोला कि कार्तिक बाबा शुभम सर आए हैं। शुभम रॉय मैंशन में रुचिका के साथ आया था। रुचिका ने जब रॉय मैंशन की लग्जरी देखकर उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। ये घर शर्मा फैमिली के घर से भी बहुत अच्छा था। इतना लैविश विला उसने देखा ही नहीं था। जब रुचिका और शुभम कार्तिक के रूम में गए तो उन्होंने देखा कि कान में हेडफोन लगाए कार्तिक डांस कर रहा था। शुभम बोला, हे भाई व्हाट्स अप। कार्तिक ने वॉल्यूम कम करके बोला, हे शुभम कैसे हो एंड यहाँ कैसे? तुम तो अपने ब्रो को भूल ही चुके हो। शुभम और कार्तिक की बातों के बीच रुचिका का ध्यान कार्तिक के बॉडी पर ही था। रुचिका ने मन में सोचा कि शुभम हमेशा कार्तिक और नील भाई की बात करता है, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि ये खुद गॉड ऑफ ब्यूटी होगा। कार्तिक ने कहा, ओहो शुभम तुम्हारे साथ आज तुम अपनी गर्लफ्रेंड को भी लेकर आ गए। अरे भाई ये रुचिका है, इसको आपके कॉलेज में एडमिशन चाहिए और हम दोनों की एंगेजमेंट भी होने वाली है, वही बताने आया हूँ। और आपको और नील भाई को इनवाइट भी करना है मुझे। और भाई आप रुचिका का ख्याल रखिएगा कॉलेज में। ओ प्रेमी पक्षी देख नील को ये सब बोल दीजिए, मुझसे ये सब जानते हो मेरे भाई, मुझे ना तुम। हाँ भाई ठीक है। आखिर कैसे रुचिका बन गई शुभम की फियांसे? और अंजलि सिंघानिया कौन है? जयानाथ सिंह की पोती का पता करने के लिए क्यों कहा गया नित्या को? कौन है ओबरॉय ग्रुप के चेयरमैन? चैप्टर 8 मेघा दत्ता NHI मेघा सिंह। रुचिका को कार्तिक का एटीट्यूड पसंद नहीं आया, लेकिन उसने सोचा कि इतना अमीर और हैंडसम होने का भी क्या फायदा अगर एटीट्यूड ही ना हो तो। ये कहकर उसने अपने मन को समझाया। शुभम ने कहा कि भाई एंगेजमेंट के बाद ही रुचि कॉलेज ज्वाइन करेगी। कार्तिक बोला, चलो ठीक है, नील को बस कॉल कर लेना। शुभम बोला, ठीक है भाई अब हम चलते हैं। ऐसा कहकर वो रुचिका को लेकर वहां से जाने लगा। रुचिका को बिल्कुल भी वहां से जाने मन ना था, लेकिन करती भी क्या बेचारी। जैसे ही वो दोनों वहां से निकले नित्या रॉय मैंशन में आ गई। रुचिका पैलेस को देखने में इतनी खोई हुई थी कि उसने नित्या को नहीं देख, ना ही नित्या ही उसे देख पाई। वो रास्ता ढूंढने में व्यस्त थी। नित्या को कार्तिक ने ही प्रोजेक्ट डिस्कस करने के लिए बुलाया था। नित्या भी ये सोच के आ गई कि शर्मा फैमिली के फंक्शन में एंट्री लेने के लिए कार्तिक बहुत जरूरी है। नित्या जब कमरे में गई तो कार्तिक ने फिर से हेडफोन पहन लिए थे और ब्रेक डांस किए जा रहा था। नित्या ने उसे आवाज लगाया, ओए वियर्डो, हेलो। जब उसके बहुत चिल्लाने से भी कार्तिक ने नहीं सुना तो उसने जाके म्यूजिक ही बंद कर दिया। ऐसा करते कि कार्तिक गुस्से में बोला कि किसकी मौत आई है जो मेरे कमरे में बिना परमिशन आ गया। नित्या बोली, मेरी मौत का तो पता नहीं, लेकिन मेरी किस्मत जरूर फूटी है। कैसा टीम पार्टनर मिल है मुझे। कार्तिक ने जब अपने पीछे से नित्या की आवाज सुनी तो हड़बड़ाहट में उसका पैर कारपेट में फंसकर वो सीधे नित्या के ऊपर गिर गया। कार्तिक और नित्या दोनों को ही संभलने का समय ना मिला और दोनों कमरे में रखे सोफे पे धराम। कार्तिक पता नहीं क्यों ना चाहते हुए भी नित्या के चेहरे के इतने करीब होने से खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसकी दिल की धड़कनों ने तो बुलेट ट्रेन की स्पीड पकड़ ली थी। नित्या बोली, ओए गैंडे कितने भारी हो तुम, उठो जल्दी मेरे ऊपर से। पर कार्तिक पर किसी बात का असर कहाँ हो रहा था। वो अपने दुनिया में ही खोया हुआ था। वो ये तो जानता था कि नित्या खूबसूरत है, पर उसने कभी उसके चेहरे को ध्यान से देखा ही नहीं था।
आज उसको अपने इतने करीब देखकर कार्तिक ने मन में सोचा कि कितनी क्यूट हैं ये उसके गुलाबी होठ, गोरी बॉडी, छोटा सा क्यूट चेहरा और उसकी भूरी आंखें तो जैसे मानो उसको कातिलाना बना देती थी। बिना मेकअप के भी बहुत सुंदर लग रही थी वो। नित्या ने थक हार कर देखा कि ये उठ नहीं रहा तो उसने कहा कि मुझे शहीद नहीं होना तुम्हारे नीचे मर के, और उसने कार्तिक को धक्का दे दिया। कार्तिक सीधे जमीन पर धड़ाम की आवाज के साथ जाके गिर गया। उसको जैसे गिरते ही उसे होश आया और वो प्रेजेंट में वापस आया। उसने कहा, नित्या की बच्ची, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, रुको तुम। नित्या उठ के भागने लगी और हंसने लगी। कार्तिक उसके पीछे भागने लगा और पिलो से उसको मारने लगा। नित्या ने मन में सोचा कि क्या कर रही हूं मैं, मुझे किसी के क्लोज नहीं आना, अब ये सब रोकना होगा मुझे। नित्या ने कहा, मैं हार मानती हूं, चलो हमें प्रोजेक्ट डिस्कस करना है। इधर नील रजत की इंफॉर्मेशन को लेकर परेशान था। नील को डिटेक्टिव ने बताया कि कार्तिक एक बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। जब वो 18 साल का था तो वो मुंबई छोड़कर कहीं अचानक से चला गया। उसकी एक छोटी बहन है ज्योति है, उसके अलावा किसी फैमिली मेंबर की कोई खबर नहीं है। कुछ दिन पहले रजत क्वीन ऑफ ब्लैक एरा के साथ देखा गया था। नील के कहा, क्वीन ऑफ ब्लैक एरा, क्या ये अंडरवर्ल्ड की क्वीन नहीं है जिसे खुद गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड ने रिक्रूट किया था? डिटेक्टिव बोला, सही कहा आपने, लेकिन इससे ज्यादा मुझे कुछ पता नहीं चल पाया है। नील ने कहा, क्या हम क्वीन की इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते हैं? डिटेक्टिव बोला, आज तक किसी ने क्वीन को नहीं देखा है। सॉरी सर, ये मुझसे नहीं होगा। नील बोला, अच्छा, जब रजत अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड है तो ओबरॉय ग्रुप से उसका क्या रिलेशन है, इसका पता करो। डिटेक्टिव बोला, सर, ओबरॉय ग्रुप के चेयरमैन के बारे में कुछ भी पता ना चला है, लेकिन चेयरमैन का राइट हैंड है रजत। रजत पर पूरी तरह से चेयरमैन अपने लीगल और इल्लीगल सारे काम के लिए डिपेंड है। मुझे ये भी पता चला है कि चेयरमैन किसी वजह से अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते, इसीलिए सारे डील्स रजत खुद करता है। और अभी वो पता नहीं क्यों मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए हैकिंग पढ़ा रहा है। नील को समझ में नहीं आ रहा था कि इतना स्पेशल बैकग्राउंड वाला इंसान उसके कॉलेज में आखिर आया क्यों है। इधर जयानाथ सिंह के घर एक लड़की ने आकर कहा, दादाजी कहाँ हो आप? उसके दादाजी और बोले, आओ मेरी बच्ची, कैसा रहा आज का दिन? उस लड़की ने कहा, दादाजी अपने जैसा कहा था मैंने वही किया है। क्वीन मेरे जाल में लगभग फंस चुकी है। मेरी बच्ची, उसे खुद अपने बारे में कुछ नहीं पता है, वो किसी की गुलाम नहीं, खुद मालिक है। और याद रखना, उसको फंसाना इतना भी आसान नहीं होगा। दादाजी, आपकी मेघा इतनी भी कच्ची खिलाड़ी ना है। वो मेघा थी जिसने नित्या से दोस्ती की थी। उसने जानबूझकर अपने मामा का सरनेम दत्ता यूज किया था ताकि क्वीन या उसके राइट हैंड रजत को उसकी पहचान पर शक ना हो। मेघा दत्ता या कहे तो मेघा सिंह। जब उसके दादाजी को पता चला कि क्वीन उसके कॉलेज में आने वाली है तो उन्होंने यूज अपने पास्ट से रिलेटेड कुछ ऐसे राज बताए जिसको सुनने के बाद उसको 440 वोल्ट का करंट लग गया। इससे पहले जब भी वो पूछती कि दादाजी अपने मेरा नाम दत्ता परिवार में क्यों जुड़वा दिया है और सिंह फैमिली में क्यों नहीं, तो उसके दादा बोलते कि वक्त आने पर मेरी बच्ची सब पता चल जाएगा तुम्हें। लेकिन जब वो वक्त आया तो उसके दादाजी से वो सच सुनकर उसे शौक लग गया और उसने डिसाइड किया कि जिसने भी उसके मम्मा पापा को मारा है मेघा उसे छोड़ेगी नहीं। जब नील, नित्या और कार्तिक ने ये बेट लगाई थी कॉलेज में कि वो तीनों ही अपने अपने टारगेट को प्यार के जाल में फंसाएंगे, तभी उन्होंने ये भी कहा था कि जो ये काम सबसे पहले करेगा उसकी बात बाकी दोनों लोग मानेंगे। जब नित्या आज कॉलेज में आए तो जानबूझकर उसने थोड़े हॉट से कपड़े पहने थे, क्योंकि आकाश जैसे ही उसको प्रोपोज करता वैसे ही वो नील के करीब जा पाती। उसने आज ब्लू कलर का शॉर्ट ड्रेस पहना था और न्यूड मोटरसाइकिल बूट्स पहने थे। आज उसने अपने बालों को खोल रखा था और हाथ में एक स्लिंग बैग लेकर कॉलेज आई थी। कार्तिक अपने क्लासमेट रेहान के साथ कॉलेज कैंपस में बैठे अपनी नई स्पोर्ट्स कार की तारीफ के कसीदे पढ़े जा रहा था। जब रेहान बोला सेक्सी, कार्तिक बोला, आई नो, बस यही एक कार है जो लॉन्च होने से पहले मैंने ली है, वरना बाकियों को तो लॉन्च होने के बाद भी नहीं मिलने वाली। रेहान बोला, ये नहीं वो सेक्सी। जब कार्तिक ने देखा कि वो नित्या की बात कर रहा था और उसने जब उसे देखा उसके मन में मेरे तो उड़ गए तोते बजने लगा। रेहान बोला, देख, हमारा कॉलेज है ही ऐसा, कोई भी यहाँ आके बदल जाता है। नित्या का पहला दिन याद है कितनी मासूम सी थी, बस 1 महीने में देखा हॉट हसीना बन चुकी है। यार मैं तो जा रहा हूँ इसे प्रोपोज करने।
कार्तिक बोला कि मेरी स्पोर्ट्स कार ले जा, तुझे चलाने का मन था ना, जा ऐश कर। रेहान ने जब सुना कि वो लिमिटेड एडिशन की कार उसको ड्राइव करने के लिए दे रहा है तो वो तुरंत कीज लेकर रफू चक्कर हो गया। उसे लगा कि कहीं कार्तिक का मन ना बदल जाए। कार्तिक और नित्या में अब अच्छी बनने लगी थी। कार्तिक जैसे ही उसके पास गया, नित्या बोली, नील कहाँ है कार्तिक? उसे ये सुनकर अच्छा नहीं लगा। आखिर जब नित्या को आकाश को सेड्यूस करना था तो वो नील को क्यों ढूंढ रही थी? क्या राज है जयानाथ सिंह के बेटे बहू के मौत का पीछे, और आखिर उनका मर्डर नित्या से कैसे जुड़ा हुआ है? रुचिका अब आगे क्या करेगी? चैप्टर 9 ज्योति तुम्हारा भाई क्रिमिनल है। जब नित्या ने नील के बारे में पूछा तो कार्तिक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन करता भी क्या बेचारा, उसने बोल दिया कि वो लेबोरेटरी में है। नित्या पता नहीं क्यों लेबोरेटरी की तरफ बिना कार्तिक का वेट किए ही चल पड़ी। नित्या ने जब गेट खुला हुआ देखा तो उसने नील को आवाज लगाया। नील ने पलट कर देखा तो एक बार के लिए उसकी आंखें भी चमक उठी, उसके होठों से निकला ब्यूटीफुल। नित्या बोली क्या? तो नील झेपते हुए बोला, अरे कुछ नहीं, तुम्हें मुझसे कोई काम था क्या? नित्या बोली, अरे मैं तो बताना भूल ही गई कि मैं यहाँ किस काम के लिए आई थी। वो मैंने चैलेंज कंप्लीट कर लिया है। आकाश ने मुझे कल रात में रीगल होटल में प्रोपोज किया। सो चैलेंज के हिसाब से अब तुम्हें और कार्तिक को मेरी बातें माननी होगी। पीछे से आ रहे कार्तिक ने जब ये सुना तो उसे ये अच्छा ना लगा कि नित्या को आकाश ने प्रोपोज किया। उसने तपाक से बोला, आकाश की आंखें खराब हो गई हैं क्या? उसने कैसे तुम्हें प्रोपोज कर दिया? नित्या बोली, देखो मुझे लेक्चर देने से ये अच्छा है कि आशना तुम्हारे प्रोपोजल को एक्सेप्ट कर ले। कार्तिक बोला, मेरी छोड़ो नील, तुम्हारा क्या प्रोग्रेस है? नित्या बोली, हाँ मिस्टर अल्फा आप भी हैं, मुझे तो याद ही नहीं था आपके बारे में। तभी प्रोफेसर सना लैब में आए और कहा, नील आज तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, तुम मेरे फ्लैट पर आ जाना। उन्हें ये पता नहीं था कि बाकी लोग भी उस कमरे में हैं। उन्होंने सकुचाते हुए कहा, ही कार्तिक, और आप शायद न्यू स्कॉलरशिप स्टूडेंट हैं। सही कहा ना मैंने? नित्या ने हाँ में सिर हिलाते हुए इशारा किया। कार्तिक गुस्से में बोला, नित्या चले आप यहाँ से, नील की क्लासेस हैं। सना मैम एम्बेरसमेंट के मारे बोली। कार्तिक एंड नित्या आप लोग अगर चाहे तो आप दोनों भी क्लासेस के लिए रुक सकते हैं। नित्या बोली, मैम थैंक्स, लेकिन हमारा एक लेक्चर पेंडिंग है। दोनों सना और नील को बाय बोलकर वहां से चले गए। बाहर आके नित्या ठहाके मारकर हंसने लगी और बोली, बच्चू बस तू ही फेल हो गया। जिसने सबसे ज्यादा फेंका था रिलेशनशिप और लड़कियों के मामले में। इतना कहकर नित्या फिर से हंसने लगी। पता नहीं क्यों लेकिन नित्या को हंसते देख के कार्तिक के फेस पे ऑटोमेटिकली स्माइल आ गई। वो खुद भी अपने अंदर के इस सडन चेंज से अनजान था कि ऐसा क्यों हो रहा। उन दोनों के मस्ती के बीच में मेघा आते हुए बोली, अरे नित तुम यहाँ हो, मैं कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रही तुम्हें। कार्तिक पीछे से बोला, लैब में। और कहाँ? मेघा बोली, सो फनी, और बच्चों जैसे फेस बनाते हुए चिढ़ाने लगी। नित्या बोली, तुम लोग कैंटीन पहुंचो, मैं रजत सर से बात करके आती हूँ। कार्तिक ने मन में सोचा कि इस लड़की को लड़कों के पीछे जाने में कितना मजा आता है और बोला, क्या जरूरत है, चलो मैं भी चलता हूँ। नित्या बोली, मुझे बेबी सिटर की जरूरत ना है, मैं जा सकती हूँ खुद से पूछने के लिए, थैंक्स। मेघा भी रजत का नाम सुनते जैसे हरकत में आ गई। उसने मजाक करते कहा कि मेरे रजत से ज्यादा चिपकना मत। नित्या ने कहा कि क्या फंसी है तू नित्या, क्या नमूने मिले हैं तुझे? वो फिर रजत से मिलने ऑफिस चली गई और जाके उसने चिल्लाते हुए कहा कि कहाँ बिजी हो तुम? 2 दिन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही मैं। रजत टेबल पर सिर रख के सोया हुआ था। नित्या की बात सुन के हड़बड़ाहट में उठकर बोला, ज्योति दूर मत जाओ, मुझसे माफ कर दो मुझे। नित्या बोली, ज्योति को क्या हुआ? रजत ने नित्या को देखकर कहा, बॉस आई एम सॉरी, मैंने बस सपना देखा था। नित्या रजत को अच्छे से जानती थी, उसका चेहरा नित्या को किसी गड़बड़ का इशारा दे रहा था। नित्या ने पूछा, रजत क्या हुआ बोलोगे? रजत टालते हुए बोला, बॉस आप यहाँ क्यों, कुछ काम था आपको? नित्या जोर से एक ऑर्डर देने के अंदाज में बोली, रजत व्हाट्स द प्रॉब्लम? रजत अब अपने आप को रोक ना सका और उसकी आंखों से आंसू झलक आए। नित्या ने जब रजत को उस हाल में देखा तो मानो उसके दिल के 100 टुकड़े हो गए हो। रजत सिर्फ उसका स्टूडेंट ही नहीं बल्कि नित्या उस अपना छोटा भाई या कहे तो अपने खुद के बेबी की तरह केयर करती थी। भले ही रजत एज में नित्या से बड़ा था लेकिन उसको सब कुछ नित्या ने ही सिखाया था।
उसने उसके चेहरे को हाथ से पकड़ लिया और बोली, क्या हुआ बताओगे अब तुम? और बिल्कुल रोना नहीं है। अपने बॉस का केयर देख के रजत और फुट फुट कर रोने लगा और उसने नित्या को हग कर लिया। नित्या उसको संभालने लगी और बोली, बताओ क्या हुआ? रजत हकलाते हुए बोला, वो ज्योति ना, वो ज्योति को परसों एक पार्सल मिला था जिसमें मेरी सारी इंफॉर्मेशन थी और ज्योति को जब से ये पता चला है कि मैं कोई सिक्योरिटी इंचार्ज नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड का एक क्रिमिनल हूँ, उसने मुझे घर से निकाल दिया। यहाँ तक तो ठीक था, पर उसकी दोस्त अनु का कॉल आया था कि वो खाना नहीं खा रही है और उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया है। नित्या बोली, रजत, इसका मतलब है कि कोई इंडिया में हमारी आइडेंटिटी जानता है और ज्योति के जरिए हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, अब तुम रोना बंद करो और आज मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे अपार्टमेंट चल रही हूँ। रजत बोला, पर बॉस। लेकिन नित्या ने हाथ से इशारा करते हुए उसे चुप होने को कहा। कार्तिक को कॉल करके उसने बताया कि वो दोनों कैंटीन से डायरेक्ट घर चले जाए। एक फ्रेंड के घर इमरजेंसी होने की वजह से वो आज उसके घर प्रोजेक्ट पर काम करने नहीं जा पाएगी। कार्तिक बोला, लेकिन तुम तो रजत सर से मिलने गई थी और ये कौन सा फ्रेंड है? नित्या बोली, तुम्हें इमरजेंसी समझ नहीं आती क्या? कल कॉलेज आके बताती हूँ। ऐसा कहकर उसने कार्तिक को टालते हुए आगे कार्तिक के कुछ कहने से पहले ही फोन कट कर दी। कार्तिक हेलो हेलो करता ही रह गया। यहाँ नित्या को पीछे किसी के होने का आभास हुआ, पर पलट के देखने पर उसे कोई नहीं दिखा। उसे ये कुछ अजीब खटका, लेकिन उसको ज्योति का ख्याल आते ही वहां से रजत को लेकर निकल गई। यहाँ किसी ने इन दोनों को रिकॉर्ड कर लिया था। दूर से रिकॉर्डिंग करने की वजह से उसे उन दोनों की बातें तो सुनाई नहीं दी, पर फिर भी वो इस रिकॉर्डिंग से संतुष्ट था और उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल दौड़ गई। नित्या ने रजत ही हालत देखकर खुद ड्राइव करने का सोचा और रजत की फॉर्च्यूनर को स्पीड में उड़ाने लगी। उसे रजत पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसने उसे कुछ भी नहीं कहा और उसे भी तो ज्योति की फिक्र हो रही थी। उसके अपार्टमेंट जो कि डेफोडिल सोसाइटी में थी, वहां पहुंचकर कार की चाबी वॉचमैन को दिया और बिल्डिंग नो 5 में चली गई। 12 फ्लोर पर जाके उसने देखा तो डोर लॉक था। रजत ने डोर ओपन करके जैसे गया तो ज्योति का कमरे से चीखने की आवाज सुनकर और अंदर से डोर बंद देखकर दोनों ने घबरा कर एक दूसरे को देखा और हाँ का इशारा करके गेट तोड़ दिया। रजत ने अंदर का नजारा देखकर सुनो हैरान थे, आखिर ऐसा क्या देख लिया दोनों ने। चैप्टर 10 वॉरियर 21 और ज्योति का सुसाइड अटेम्प्ट। जैसे ही रजत ने दरवाजे के लॉक को तोड़ा, उन दोनों ने देखा कि ज्योति ने अपनी कलाई काट ली थी। नित्या और रजत दोनों भागकर उसके पास गए तो ज्योति बेहोश थी। उसके एक हाथ में चाकू था और दूसरा हाथ खून से लथपथ था। नित्या ने उसके हाथ से खून रोकने के लिए फर्स्ट एड किया और तब तक उसने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया था। ज्योति के हाथों से बहुत खून निकल चुका था, लेकिन नित्या के फर्स्ट एड के वजह से बहुत हद तक उसकी हालत कंट्रोल में थी। एम्बुलेंस भी तब तक आ चुकी थी। नित्या खुद उठी और उसने रजत को उठाया, जो ज्योति की हालत देखकर फ्रीज हो गया था अपनी जगह पर, और दोनों हॉस्पिटल के लिए उसी एम्बुलेंस से निकल गए। रास्ते में नित्या ने रजत को बहुत कंसोल करने की कोशिश की, लेकिन रजत को जैसे नित्या की बातें सुनाई कहाँ दे रही थी। वो लोग अब हॉस्पिटल पहुंच गए थे। ज्योति को इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया गया। रजत की हालत अब पहले से भी बुरी थी। उसने खुद को तब से संभाल रखा था, लेकिन अब उससे बर्दाश्त ना हुआ। वो फुट फुट कर रोने लगा। यहाँ कार्तिक को अच्छा ना लग रहा था और वो अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। तब नील ने उसको कॉल किया और ऑफिस आने को बोला। नील और कार्तिक दोनों सिंघानिया कंपनी में इंटर्न थे और आज उन्हें परमानेंट एम्प्लॉय बना दिया गया था। कंपनी में कोई नहीं जानता था कि वो दोनों उसके फ्यूचर बॉस है। जब वो ऑफिस में गए तो उन्होंने अपने अपॉइंटमेंट लेटर पर साइन किया और ज्वाइन किया। नील ने अभी रजत के बारे में किसी को नहीं बताया था, लेकिन सेक्रेटरी उसके डिटेल्स कलेक्ट कर रहा था और आज से उन दोनों को एक असिस्टेंट अलॉट किया गया था। नील का असिस्टेंट राघव था और कार्तिक के लिए मीरा शर्मा को असिस्टेंट बनाया गया था। राघव को खुद नील ने सेलेक्ट किया था और सेक्रेटरी राघव बहुत टाइम से उसके लिए काम कर रहा था। वही मीरा शर्मा कार्तिक की कजन थी, लेकिन वो मिस्टर शर्मा की नाजायज बेटी होने के कारण उसको कोई नहीं जानता था। दोनों ने आज ऑफिस में अपने अपने डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया। जहां डिजाइन डिपार्टमेंट में कार्तिक ने ज्वाइन किया था, वही प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट का हेड नील को बनाया गया था। सिंघानिया इंडस्ट्रीज की चेयरवुमन नील की मॉम साक्षी सिंघानिया थी। उसके डैड अखिल सिंघानिया अपने फॉरेन बिजनेस में बिजी रहते थे।
यहाँ हॉस्पिटल में नर्स चिल्लाते हुए आई कि पेशेंट को ब्लड की जरूरत है और हमारे ब्लड बैंक में खत्म हो गया है। रजत और नित्या दोनों ने ही एक साथ कहा, सिस्टर आप मेरा ब्लड ले लीजिए। वो नर्स एक पल तो दोनों को घूरने लगी, लेकिन फिर जल्दी से बोली, आप दोनों अपना ब्लड टेस्ट करवाए। जिसका भी मैच हो जाएगा वो पेशेंट को ब्लड दे सकता है। आखिर में टेस्ट के बाद नित्या का ब्लड ज्योति के ब्लड टाइप से मैच किया और नित्या ने ज्योति को ब्लड दिया। फिर बाहर आए रजत को कंसोल करने लगी। तभी उसके फोन पर बिग बैंग का कॉल आया। नित्या बोली, क्या काम है तुम्हें अब? बिग बैंग बोला, तुम्हारे अपार्टमेंट के आसपास वहां के लोकल गुंडों को देखा गया है। नित्या ने हूं कहा और फोन रखने ही जा रही थी कि उसका बॉस बोला, तुम्हारे नाम की सुपारी आई है डार्क वेब पर। अब ऐसा क्या कर दिया तुमने, किसको ऑफेंड कर दिया? तभी पीछे से नर्स की आवाज सुनाई दी कि पेशेंट खतरे से बाहर है और मैम आप भी आराम कर लीजिए, आपकी बॉडी से बहुत खून निकला है, कहीं आपको डिजीनेस या कमजोरी तो फील नहीं हो रही है ना? नित्या बोली, मैं ठीक हूँ, आप जाइए सिस्टर, थैंक्स। नित्या के बॉस ने जब ये सुना तो उसने पूछा, लिटिल गिल तुम ठीक हो ना? और तुम हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? नित्या ने सोचा कि इसके सवालों के जवाब देने से अच्छा फोन रख दे। फिर उसने सोचा कि मैं बात नहीं करूंगी तो ये रजत को कॉल करके हजारों सवाल पूछेगा और अभी उसकी हालत नहीं है वैसी कि वो बॉस से बात करे। इसीलिए नित्या ने बिग बैंग को सब कुछ बात दिया। बिग बैंग ने खुद को शांत दिखाकर कहा कि सब कंट्रोल में है तो ठीक ही है, चलो मैं बाद में बात करता हूँ। वहां न्यूयॉर्क के हेडक्वार्टर्स में एक आदमी बैठे हुए था अपने पैलेस में और उसका चेहरा देखकर बताया जा सकता था कि कितने राज दफन होंगे उसके अंदर। जैसे कितना बड़ा मातम हो उसके चेहरे की काली रेखाएं मानो अब जो उसके सामने आया उसको भस्म कर देंगी। उसके एक आदमी ने कहा कि बॉस आपने जैसा कहा था, हमने क्वीन के सेफ्टी के लिए वॉरियर 21 को भेजा है। वॉरियर का टैग उन्हें दिया जाता था जो उनके सबसे अच्छे और सबसे ट्रेन्ड मेंबर होते थे और 9 से उनकी ग्रेडिंग की जाती थी। हालांकि नित्या को ये 9 किसी स्पेशल वजह से ये 9 दिया गया था। उसके बॉस ने कहा कि इंडिया में हमारे बिजनेस को यहां से ट्रांसफर करने की तैयारी करो। उस आदमी को यह सुनकर मानो झटका लग गया। उसने सोचा बॉस बस नित्या के लिए पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को खतरे में डाल रहे हैं, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। उसने कहा, ओएचएच के बॉस, यहाँ इंडिया में मुंबई सिटी हॉस्पिटल में ज्योति को होश आ गया था और उसने होश में आते ही फिर से हॉस्पिटल से भागने की कोशिश की और बेहोश हो गई। रजत को उसकी हालत देखकर खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अपने बॉस के सामने वो कर भी क्या सकता था। नित्या और रजत रात भर हॉस्पिटल में ही रुके। कल सुबह जब ज्योति को होश आया तो नित्या रजत को बोली कि तुम नहीं, मैं जाऊंगी मिलने। और थोड़ी देर बाद उसके और ज्योति के बात करने की आवाज आ रही थी। जब रजत ने नित्या और अपनी बहन के हंसने की आवाज सुनी तो शौक होके वो कमरे में गया और देखा कि नित्या ज्योति के बेड के पास बैठी है और दोनों अपने फोन में कुछ देख रही है। ज्योति बोली, नित्या मेरा भाई ऐसे तो बहुत हीरो बनता है, इसमें देखो कैसे भीगी बिल्ली बना हुआ है। रजत आके बोला कि क्या हो रहा है यहाँ। नित्या ने ज्योति को चुप रहने का इशारा किया और फिर दोनों ही हंसने लगी। रजत बोला, बॉस आप कल से यहाँ है, अब आप जाइए। ज्योति बोली, बॉस ये है आपकी बॉस नित्या। नित्या ने हाँ में सिर हिलाकर सहमति दी और अपराध बोध से ज्योति की तरफ देखकर बोली, सॉरी। रजत बोला, मैं समझा नहीं बॉस, आप मेरी बहन को सॉरी क्यों बोल रही? नित्या बोली, रजत अब तुम अपने बॉस से क्वेश्चन पूछने लगे हो और ये हम दोनों का सीक्रेट है जो तुम्हें कभी नहीं बताने वाले हम दोनों। नित्या बोली कि ज्योति को तुम कुछ दिनों के लिए मेरे अपार्टमेंट में रहने दो। रजत बोला, ओएच के बॉस आप जैसा कहे। ज्योति को ये सब देखकर बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये उसका भाई है जो लड़कियों को 1% भी वैल्यू नहीं देता। वो एक 19 साल की लड़की के इशारों पर नाच रहा है। ज्योति को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था और उसने भी सोच लिया कि नित्या के साथ रहने के बहाने वो भी अपने भाई को हैंडल करना सीख जाएगी। यहाँ राघव ने नील को आकर कहा, सर आपका शक सही था, आजकल मुंबई में अंडरवर्ल्ड बहुत ज्यादा ही एक्टिव हो गया है। बॉस वो वॉरियर 21 इंडिया में किसी ए ग्रेड मिशन के लिए आया है। अंडरवर्ल्ड में मिशन को कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है जिसमें अ ग्रेड सबसे इम्पोर्टेंट और खतरनाक मिशन होता है। सिंघानिया और रॉय ग्रुप का मुंबई पर कंट्रोल तो था, लेकिन जैसे ही अंडरवर्ल्ड इंडिया में ज्यादा इंटरफेयर करता, मुंबई को भी फिर उन्हें अपने कंट्रोल में लेने में ज्यादा वक्त ना लगने वाला था। रजत बोला, ध्यान रखो सब पर, लेकिन अभी तुम कुछ भी नहीं करना।
राघव ओएच के बॉस बोलकर वहां से चला गया। नित्या फिर कल सुबह कॉलेज आ गई ज्योति को अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट करके। कॉलेज कैंपस में ही कार्तिक उसको मिल गया। उसने बोला आज हमारा प्रोजेक्ट सबमिट होगा और कल मैडम गायब थी। क्या करेंगे हम अब? देखो मैं तुम्हारी वजह से फेल होना नहीं चाहता। कार्तिक बस अपनी धुन में बोले जा रहा था। वो नित्या के कितना कहने के बाद भी चुप नहीं हुआ। फिर नित्या ने अपने हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया। जब कार्तिक को एहसास हुआ कि नित्या कर क्या रही है तो वो बिल्कुल चुप हो गया। नित्या बोली सॉरी और कार्तिक के मुंह पर से हाथ हटा लिया। वो बोली प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है और मैंने उसको सबमिट भी कर दिया है, इसीलिए अब तुम टेंशन मत लो और चलो अब रिजल्ट की अनाउंसमेंट होगी। कार्तिक गुस्से में बोला तुम पागल हो गई हो क्या? एक रात में तुमने क्या किया और पता नहीं आज वो रजत का बच्चा मुझे तुम्हारी वजह से फेल करेगा। आई एम योर पार्टनर पूछना तो चाहिए था सबमिट करने से पहले। नित्या बच्चों जैसे शक्ल बनते हुए बोली आई एम सॉरी ना। कार्तिक कुछ बोल नहीं पाया उसका प्यारा का चेहरा देखकर। फिर अपने आप को नॉर्मल करके कार्तिक बोला कि चलो अब वरना अब्सेंट होने के भी नो कट होंगे। दोनों फिर क्लासरूम में चले गए और प्रोफेसर का वेट करने लगे। रजत क्लास में आके बोला कि इस ईयर एक टीम नहीं बल्कि 2 टीम जीती है और कॉलेज ने डिसाइड किया है कि दोनों टीम को इंटर्नशिप का मौका मिलेगा, वो भी मुंबई के स्टार कंपनी सिंघानिया एंड रॉय ग्रुप्स में। आखिर कौन जीता था ये कंपटीशन और क्या ये एक कोइंसिडेंस था कि इन लोगों को सिंघानिया और रॉय ग्रुप में इंटर्नशिप करना पड़ेगा? कौन है वॉरियर 21 और क्या समझाया था ज्योति को नित्या ने?